नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इसमें आपका स्वागत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ जन आंदोलन का आगाज कर दिया है और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है और अब ठंड का भी सीजन आएगा। तो कोरोना के लंबे काल के बाद लोग कुछ उत्साह उमंग से अपनों के बीच होंगे त्योहारों के दौरान, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं कोई लापरवाही हो जाए। इसीलिए पीएम ने एक नए कैंपेन की शुरुआत की है। इसका स्लोगन है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। साथ ही आयुष मंत्रालय ने भी कोरोना पर काबू करने के लिए कुछ नए मंत्र दिए हैं। तो क्या है प्रधानमंत्री के इस वायरस को हराने के मंत्र का मतलब, और ये जो नई अब जो एक नया स्लोगन दिया गया है पीएम की तरफ से, और ये जो जन आंदोलन की बात की गई है, इसमें नया क्या है और इसको बहुत ही मजबूती से ग्राउंड पर कैसे लागू किया जाएगा, कैसे हम आप उसमें सहयोगी बन सकते हैं। और साथ ही जो आयुष मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है कोरोना पर काबू पाने के लिए, उसमें नया क्या है, आपको क्या खाना पीना चाहिए जिससे आप कोरोना से और मजबूती से लड़ सकते हैं। इन्हीं कुछ खास मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना से लड़ते लड़ते लोग कब थक कर लापरवाह हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। कोरोना का खौफ था तो मास्क नाक और मुंह को अच्छे से ढक रहा था, लेकिन अब मास्क गले में लटके हुए मिलते हैं। 2 गज की दूरी को लोगों ने लगा जैसे 2 ही दिन के लिए गंभीरता से लिया। अब लोग बेफिक्र हैं। नतीजा ये हुआ कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या 68 लाख को पार कर गई, जबकि 1 लाख से ज्यादा लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। हाल के दिनों में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है और ऐसे में आ रहा है फेस्टिव सीजन और सर्दियों का मौसम। इसलिए मोर्चा अब खुद प्रधानमंत्री ने संभाल लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना के खिलाफ निर्णायक जंग का ऐलान कर दिया है। पीएम ने एक जन आंदोलन शुरू किया है जिसका नारा है जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पीएम ने लोगों को कोरोना से लड़ने के लिए एकजुट होने, हमेशा मास्क पहनने, हाथ साफ करते रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की। इस कैंपेन का मकसद है कि लोग सावधानी से त्योहार मनाएं, सर्दियां आने से पहले सतर्क हो जाएं और सुरक्षित रहते हुए इकोनॉमी मजबूत करने में सहयोग करें। जाहिर है जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक पीएम मोदी के फॉर्मूले से हम कोरोना को जीत सकते हैं। वैक्सीन आने तक कोरोना को जीतने का ऐसा ही एक और फॉर्मूला दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब आयुर्वेद और योग से कोरोना का इलाज किया जाएगा। फिलहाल माइल्ड और मॉडरेट लक्षण वाले मरीजों का इलाज ही आयुर्वेद से होगा। इसके लिए गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल भी जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक कोरोना से बचाव के लिए अश्वगंधा, गुडची घनवटी और च्यवनप्राश ले सकते हैं। बिना लक्षण वाले लोग गुडची घनवटी, गुडची और पीपली और आयुष 64 ले सकते हैं। वहीं हल्के लक्षण वालों को गुडची और पीपली और आयुष 64 दिया जा सकता है। वहीं कोरोना ठीक होने के बाद थकान और फेफड़ों में समस्या न हो, इसके लिए अश्वगंधा, च्यवनप्राश और गुडची घनवटी लेना चाहिए। इन दवाओं की कितनी डोज कब कब लेनी है, इसका जिक्र भी प्रोटोकॉल में किया गया है। प्रोटोकॉल जारी करते वक्त डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना मरीजों पर सफल ट्रायल के बाद ही आयुर्वेद दवाओं और योग को औपचारिक रूप से इलाज में शामिल करने का फैसला किया गया है। कोरोना पर आयुष मंत्रालय की तरफ से जारी प्रोटोकॉल में कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय भी बताए गए हैं, जैसे संक्रमण से बचने के लिए कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लें, कसरत और योग करें, अदरक, धनिया, तुलसी की पत्ती या जीरा डालकर उबाला गया पानी पिएं, ताजा, गर्म और संतुलित आहार लें, आधा चम्मच हल्दी 150 मिलीमीटर गर्म दूध में डालकर पिएं, 1 चुटकी हल्दी और नमक को गर्म पानी में डालकर गरारे करें और आयुष काढ़ा या क्वाथ दिन में 1 बार लें। डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ किया
कि कोरोना से बचाव में आयुर्वेदिक दवाएं काम आती हैं। इसकी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन गंभीर मरीजों को एलोपैथिक इलाज के लिए कोविड अस्पताल ही जाना होगा। हमारी भी सलाह है कि आप कोरोना से बचने के लिए प्रोटोकॉल का पालन तो करें, लेकिन बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा न लें और हालत गंभीर होने पर तुरंत अस्पताल का रुख करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये डिटेल हमने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताने की कोशिश की है। अब सवाल ये है कि जो बातें हो रही हैं और जो पीएम ने ऐलान किया है और जो आयुष मंत्रालय ने कहा है, इसको आप किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किस तरह से लागू कर सकते हैं और लागू नहीं करने के क्या क्या खतरे हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शैलजा चंद्रा, पूर्व सेक्रेटरी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। हमारे साथ डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा हैं, एमडी आयुर्वेद, सर गंगाराम अस्पताल के, और साथ ही डॉक्टर अंशुमान कुमार हैं, कैंसर सर्जन, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर शैलजा चंद्रा जी आपसे होगा मैम, कि कोरोना पर जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो सारी बातें कह दी गई हैं, पहले भी कही गई हैं और अभी भी पीएम ने बार बार ये कहा है कि आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, दूरी मेंटेन रखना है, हाथ धोना है, मास्क पहनना है। लेकिन आप चूंकि हेल्थ सेक्रेटरी रही हैं, अब अभी ये देखा जा रहा है कि लोग अब थोड़ा लापरवाह हो रहे हैं, पालन नहीं हो रहा है ठीक से, लिहाजा संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। आगे त्योहारों का सीजन है, मौसम में बदलाव आएगा और लोग बहुत ज्यादा अब बेफिक्र होते हुए दिख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लोग मास्क ठीक से नहीं लगा रहे हैं। तो ग्राउंड पर मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, जो कि आपको एक्सपीरियंस होगा कि हेल्थ के जो प्रोटोकॉल हैं उसको ग्राउंड पर किस तरह से इंप्लीमेंट कराया जाता है, तो क्या करना चाहिए। अब ये सारी बातें तो कह दी गई हैं, अब जरूरत इस बात की है कि इसको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट कराया जाए। एक तो बहुत अच्छी पहल हुई है कि पीएम ने कैंपेन शुरू किया है, अलग अलग लैंग्वेजेज में होर्डिंग होंगी और अलग अलग बार बार ये बातें बताई जाएंगी, लेकिन लोग इस बात को माने पुख्ता तौर पर, इसके लिए क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए। धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आपके चैनल में बुलाया और मौका दिया अपने विचार रखने के लिए। मुझे ये कहना है कि याद आता है मुझे जब टबैको कैंपेन शुरू हुआ था, वो भी डॉक्टर हर्षवर्धन ने शायद शुरू किया था दिल्ली में, और फिर उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में वो फैल गया। पहले जब हम हेल्थ मिनिस्ट्री में थे तो ऐसे लगता था कि ये कभी भी कोई भी अपनाएगा नहीं। लोग धज्जियां उड़ाते थे, कोई सुनता नहीं था, पब्लिक की कोई पार्टिसिपेशन नहीं थी। जिनके ऑफिसर्स को बनाया था 25 रुपए उस वक्त था फाइन लगाने का, वो भी बिल्कुल समझते थे कि ये एक जैसे एक जोक है, तो हंसी मजाक में ही इसको उड़ाते थे। उन दिनों से और अभी तक कितना फर्क आया है। अगर आप अभी 1 मिनट कोरोना को छोड़ के टबैको के ऊपर और सिगरेट के ऊपर देखें तो आपको खुद नजर आएगा कि किसी भी रेस्टोरेंट पे कोई भी किसी भी किस्म का टबैको रिलेटेड चीज यूज नहीं कर सकता है, किसी एयरपोर्ट में नहीं यूज कर सकता है ओपन में। आप पार्क में भी जाओ जहाँ पे शायद कोई पाबंदी नहीं है, बट फिर भी कोई भी वहां पे बीड़ी तक नहीं स्मोक करता है नॉर्मल म्युनिसिपल पार्क में। ये कैसे चेंज आ गया? ये चेंज 2 वजह से आया। एक तो था कि बहुत लगन था इसके पीछे और लोगों को समझाने की कोशिश बहुत ज्यादा की थी, और कई डिफरेंट लेवल से पीएम से तो शुरुआत करने ही पड़ता है, नहीं तो लोग समझते हैं ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री का अपना एक और मैसेज है, इसमें तो कोई खास नहीं है। पीएम के बोलने से फर्क पड़ता है, पर जब तक पब्लिक इसको नोटिस करके मना ना करे, इस वक्त अगर कोई भी बैठे और सिगरेट पी ले तो साथ में कोई भी लेडी हो, कोई भी बुजुर्ग हो, कोई भी आम आदमी हो, वो उसको टोकता है, अपने आप टोकता है कि दिस इज नॉट अलाउड, प्लीज पुट आउट योर सिगरेट, और उसको बंद करने ही पड़ता है। तो पब्लिक अपने ऊपर लेता है। मैं परसों जा रही थी तो एक स्वीट्स का दुकान है कमला नगर में, और वहाँ खुलेआम सब अपना गोलगप्पा टिक्की सब ले रहे थे। मास्क तो लटका भी नहीं था, पहना ही नहीं था, और बहुत वहां पे गर्मी थी। मुझे
लगता है कि इस किस्म का जो वातावरण बनता आ रहा है, इसको बंद करने के लिए पब्लिक को भी उठाना चाहिए कि आपके लापरवाही से हमें नुकसान दे रहा है। कौन ये कोविड को किसको दे रहा है वो किसी को मालूम नहीं है। तो इसीलिए ये पब्लिक को ये नहीं कि किसी के ऊपर निशान लगा के झगड़ा शुरू करे, बट एक पब्लिक कॉन्शियसनेस की जरूरत है, क्योंकि तीनों जो चीज आपने बताए हैं, वॉशिंग ऑफ हैंड्स और जो भी मास्क पहनना, साफ सुथरा रखना और सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो कितने बार डॉक्टर्स ने हमें बताया है, तो क्यों नहीं हम लोग कर रहे हैं? आ गया है, इसलिए मैं जी हाँ जी, ये आपने महत्वपूर्ण बात कही कि पब्लिक को खुद अवेयर होना बहुत जरूरी है। सरकार तो अपना काम कर रही है बहुत हद तक, लेकिन पब्लिक जब तक अवेयर नहीं होगी, जब तक इस बात को लेकर सतर्क नहीं होगी कि कोरोना से खतरा है, तब तक कैंपेन की कामयाबी बहुत मुमकिन नहीं है। लेकिन अब डॉक्टर अंशुमान कुमार, मैं आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि देखिए ये सारी बातें तो होती रहेंगी और बहुत लंबा डिबेट की पब्लिक को अवेयर होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहे हैं, तमाम सारी बातें। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पीएम ने अपने कैंपेन में एक बात कही है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर। एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होने चाहिए? अब चूंकि आगे त्योहारों का सीजन आ रहा है, आगे मौसम में बदलाव होने वाला, ठंड का मौसम आएगा, तो आप बताएं कि एक आम व्यक्ति को अपने बिहेवियर में क्या बदलाव लाने चाहिए, या उनका एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल किया। क्या बदलाव आना चाहिए और पब्लिक का व्यवहार बर्ताव कैसा होना चाहिए? बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आजकल ये हो गया है कि सर पहले जैसा कब होगा। आम तौर पे जिनसे भी मैं मिलूं एक ही सवाल पूछते हैं, पहले जैसा कब होगा? उसका जवाब है पहले जैसा कभी नहीं होगा। मतलब जो अतीत हो गया, भविष्य वैसा नहीं होगा। एक बदला हुआ युग आएगा जिसमें बहुत सारी सावधानियां जो आपके हिस्से का, आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए था, वो आपके लिए एक न्यू नॉर्मल बन के आ गया है। जैसे इंडिया में थोड़े हाइजीन के प्रति जागरूकता कम है, मतलब सफाई पर्सनल और अपने आसपास घर की सफाई, ये आपके जीवन का हिस्सा आपको बाज़बरदस्ती करवा दिया गया, करना पड़ेगा। डिस्टेंसिंग, एक बड़ी अच्छी स्टडी आई थी वर्ल्ड की कि कौन कौन से कंट्री में डिस्टेंस में बात करने की आदत है। देखा गया था साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, जिसमें इंडिया भी आता है, बहुत करीब खड़े होकर हम बातचीत करते हैं। यूरोपियन और सबसे टॉप पे थे फ्रेंच, खास करके, जो बहुत दूर होकर बात करते हैं और बातचीत करने में लहजा और टोन उनका नीचा धीमा होता है। ऊंची आवाज़ में बात करना अनैतिकता या जाहिलपन माना जाता था। तो ये कोरोना से कैसे संबंध रखता है? इंडिया में कल्चर में चेंज क्या आएगा कि दूर से बात करेंगे एक दूसरे से और धीमी आवाज़ में बात करेंगे। जितना चिल्ला के आप बात करते हैं, एरोसोल उतना ज़्यादा दूर तक जाता है और ज़्यादा एरोसोल निकलता है, तो इन्फेक्शन का चांस। हैंड हाइजीन, बाहर से आने के बाद जूते चप्पल उतारना, हाथ धोना अब आपके ज़िंदगी का हिस्सा हो जाएगा, सब समझने लगेंगे। क्यों जन भागीदारी की ज़रूरत है? 138 करोड़ की आबादी में क्या इतनी पुलिस है हमारे पास कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉकडाउन या एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल कर पाएंगे? नहीं है। तो जनभागीदारी की, टुगेदरनेस की, एकजुटता की जरूरत है, और ये तभी संभव है जब आपका टेम्पर साइंटिफिक टेम्पर हो। और हमारा संविधान भी आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है कि सिटीजन शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर, मतलब एक वैज्ञानिक सोच की तरह आप बढ़ें। अच्छी बात है, आज मैं देखता हूँ हाउसकीपिंग, गार्ड और इस को बोलते हुए कोरोना वायरस, इसके पहले लोग वायरस जानते नहीं थे क्या होता था, जानने लगे। अब इसको पालन करवाना काफी आसान लगने लगा है। अंशुमान जी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। त्योहार आए, हाँ जी ठीक है। अंशुमान जी, आपने एक बात कही और उस बात पर पीएम ने भी जोर दिया है कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है। तो इसको जरा और थोड़ा आप क्लियर कर दें। आपने कहा कि एक तो दूरी मेंटेन रखनी है, बातचीत धीमी करनी है, बहुत जोर से नहीं बोलना, क्योंकि एरोसोल के जरिए आप कह रहे हैं कि वहां पर फैलने का खतरा बढ़ता है। एक चीज आप और बता दें कि कितनी देर तक बातचीत करनी है, क्योंकि आप जब त्योहारों के दौरान लोग मिलेंगे बहुत लंबे समय के बाद एक दूसरे से, तो पता चला घंटों बात कर रहे हैं आप अगल बगल खड़े होके, तो उसका भी कोई विज्ञान है क्या कि कितनी देर तक अगर आप बात करेंगे तो खतरा कम रहेगा और उससे ज्यादा देर तक बात करेंगे तो खतरा बढ़ सकता है? देखिए, सिंगापुर और जापान में एक बड़ा अच्छा शोध किया कि क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में अगर कमरा बंद हो, उसमें जो एरोसोल जनरेट हुआ और कोरोना वायरस का पार्टिकल एरोसोल में कितनी देर सस्पेंड हुआ। जितना क्लोज्ड एनवायरनमेंट होगा, एरोसोल सस्पेंशन उतना ज़्यादा होगा। और खुली तेज हवा हो, खुली जगह हो, तो एरोसोल सस्पेंशन कम देर के लिए होता है, वायरस सेटल डाउन होता है और डिफ्रैगमेंट हो जाता है।
और जब नमी बढ़ेगी, मतलब वातावरण में ह्यूमिडिटी की मात्रा बढ़ेगी, आर्द्रता बढ़ेगी, तब यह वायरस ज़्यादा देर सस्पेंडेड रहेगा, तब होगा। कितनी देर बात करनी है एग्जैक्टली इसका कोई इस पर रिसर्च नहीं किया गया है, लेकिन जब भी आप बात करें, खास करके अजनबी से मतलब है जो आपके घर में रहने वाले लोग नहीं हैं, तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि आप इस्तेमाल करें और सामने वाला इस्तेमाल करे तो उनका एरोसोल आप तक ना आए, आपका एरोसोल उनके तक ना जाए। और पूरी तरह मतलब नाक और मुंह दोनों ढका हो, ये बहुत ज़रूरी है, खास करके त्यौहार के समय, जबकि मिक्सिंग बहुत ज़्यादा होगी। दूसरे स्टेट से ट्रेवल करके लोग आपके स्टेट में आएंगे, आपके घर वाले दूसरी जगह जाएंगे, उस समय इस पर एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए ये कैंपेन भी लॉन्च किया गया है त्योहारों को देखते हुए, मौसम में बदलाव को देखते हुए। अब डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। और आयुष मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी की है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए कोरोना से लड़ने के लिए। तो ये कहा गया है कि अश्वगंधा, गुडुचि, घनवटी, च्यवनप्राश, इसका सेवन आप कर सकते हैं। तो अब जरा एक एक करके अगर आप बता पाएं कि सेवन तो कर सकते हैं, ठीक बात है, लेकिन कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए अश्वगंधा किसी को लेना है तो कब ले सकते हैं, च्यवनप्राश लेना है तो कब ले सकते हैं, ये जरा अगर आप आसानी से बता पाएं ताकि जो दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं वो समझ पाए कि कब लेना है, कितना लेना है। देखिए, ये तीनों ही चीजें जो आज आयुष मंत्रालय ने रिकमेंड की हैं, इनका बेसिक इंटेंशन है आपके इम्यूनिटी को अच्छा रखना। क्योंकि इस पूरे कोरोना काल में जो है, मुझे लगता है कि जो शब्द सबसे अधिक पॉपुलर हुआ या सबसे अधिक रेलिवेंट प्रूव हुआ वो है इम्यूनिटी। क्योंकि जिन लोगों की इम्यूनिटी ठीक थी, वहां पर डेफिनेटली कोरोना के प्रभाव को, कोरोना के इन्फेक्शन को, सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स को हमेशा माइल्ड देखा गया। तो इंटेंशन बड़ा क्लियर सा है कि आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी रहेगी तो आप जो है, पहली बात तो आप संक्रमित नहीं होंगे, और अगर आपको संक्रमित इन्फेक्शन हो भी जाता है तो आपके जो सिम्टम्स हैं वो इतने माइल्ड होंगे कि वो जो 80% लोग आज हम कह रहे हैं कि बिना एसिम्प्टोमेटिक रहते हुए ही कोरोना से बाहर चले जाते हैं। तो ईश्वर करे कि अगर आप अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्टेड भी हो जाएं तो आप हमेशा उस 80% में जाएं जिनको पता ही नहीं चलता कि उनको कब कोरोना हुआ और कब वो ठीक हो गए। तो इसके लिए इम्यूनिटी का सही होना बहुत जरूरी है। अश्वगंधा एक बहुत ही पोटेंट इम्यूनोमोडुलेटर है, प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो अश्वगंधा जो है, ये किस मात्रा में लिया जाना चाहिए, तो अश्वगंधा चूर्ण मिलता है, अश्वगंधा के कैप्सूल्स मिलते हैं। तो कोई भी व्यक्ति यदि 1/4 चम्मच यानी कि लगभग 1 ग्राम की मात्रा में अश्वगंधा चूर्ण को दूध के साथ सेवन करता है दिन में 1 बार, तो ये उसके लिए एप्रोप्रिएट डोज होगी। तो अश्वगंधा का चूर्ण आप जो है 1 ग्राम की मात्रा, वैसे अगर मोटे तौर पे देखें तो 1/4 चम्मच जो टीस्पून होता है उसका 1/4 हिस्सा आप दूध के साथ दिन में 1 बार, स्पेसिफिकली रात में सोते समय लेंगे, तो ये आपके लिए एक अच्छे टॉनिक का काम करेगा। नंबर 2 बात की कि साहब आप जो है गुडुचि, घनवटी का सेवन करें। गुडुचि मतलब गिलोय, और इसी को अमृता भी बोलते हैं। ये अमृता भी एक अपने आप में बहुत ही पोटेंट इम्यूनोमोडुलेटर है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है। अब इसको भी आप बहुत तरह से सेवन कर सकते हैं। गिलोय की बेल आज जो है हर जगह लगे हुई है, आप जाएंगे पार्क में तो वहां पे गिलोय की बेल आपको नजर आएगी। उसका लगभग 1 फुट लंबा टुकड़ा, 1 फुट, उसको 1-1 इंच के छोटे टुकड़ों में बांट करके चाकू की मदद से, क्योंकि सॉफ्ट होता है, आराम से आप इसको काट सकते हैं। आप एक बर्तन में डाल करके किसी बेलन वगैरह से कूच दें, क्रश कर दें, और 2 कप पानी में ओवरनाइट इसको भिगो करके रखें, और सुबह उठ करके लगभग 5 मिनट के लिए जब इसको उबालेंगे तो ये 2 कप का लगभग आधा कप यानी कि अपने मूल प्रमाण का 1/4 हिस्सा बच जाएगा। इसे छान करके यदि आप पीते हैं तो ये गिलोय का काढ़ा कहलाता है। एंड ये हमारी बेस्ट फॉर्म है गिलोय को लेने की। अगर आप गिलोय का काढ़ा पीते हैं तो ना केवल आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, बल्कि आपके शरीर में अगर पुरानी कोई भी बीमारी जैसे डायबिटीज, डिसलिपिडीमिया, कोई ऑटोइम्यून डिजीज, कोई गठिया, स्किन की प्रॉब्लम और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो आगे आने वाली हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। तो गिलोय अपने आप में मैं तो बोलता हूं कि आज की संजीवनी बूटी है। संजीवनी बूटी को हम लोग एक चमत्कारिक औषधि मानते हैं, तो आज की संजीवनी बूटी अगर हम बात करें तो वो गिलोय है। तीसरी बात करते हैं च्यवनप्राश की। देखिए, एक चीज बड़ी पॉपुलर हुई कि साहब विटामिन सी जो है उसका सेवन सबने करना है, क्योंकि विटामिन सी सीधे सीधे हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। और
अनफॉर्चुनेट बात यह है कि विटामिन सी के स्रोत की जब बात आती है, सोर्सेज की जब बात आती है, तो वहां पे सब लोग संतरे का नाम लेते हैं, नींबू का नाम लेते हैं, इस तरह की खट्टी चीजों का। लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य भी होगा और गर्व भी होगा कि अगर हम विटामिन सी की क्वांटिटी को कंपैरिजन करें संतरे और नींबू से, तो जो हमारा आंवला है उसमें 20 टाइम्स मोर, ये जरा बता दें। हाँ, तो 20 टाइम्स मोर पोटेंट जो है ये हमारा आंवला होता है विटामिन सी में। और सबसे बड़ी बात एक चीज और कि बहुत सारे लोग जो है वो संतरा और नींबू जो है खा करके अपना गला खराब कर लेते हैं। तो ऐसे में च्यवनप्राश के साथ ये भी एक नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो च्यवनप्राश जो है वो हर व्यक्ति, और एक चीज और यहाँ मिथ दूर करना चाहूंगा, लोग समझते हैं च्यवनप्राश गर्म होता है, केवल सर्दियों में खाया जाए। अब च्यवनप्राश जो है उसका मुख्य इंग्रेडिएंट आंवला है, जिसकी तासीर ठंडी होती है। तो आपको जो है च्यवनप्राश कभी भी खा सकते हैं 12 महीने। एक आयुर्वेदिक चिकित्सक होने के नाते आपको बता रहा हूं, 1 चम्मच च्यवनप्राश दिन में 1 बार यदि आप खाते हैं तो ये आपके लिए काफी है। हाँ, उन लोगों के लिए जिनको खांसी है, जुकाम है या किसी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, वो सुबह शाम भी च्यवनप्राश का सेवन करेंगे तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और पोस्ट कोविड जो वीकनेस आ रही है उसमें भी च्यवनप्राश जो है रिकवरी के लिए बहुत अच्छा सिद्ध हो रहा है। तो मुझे लगता है ये साधारण चीजें हैं जो एक स्वस्थ भी ले सकता है। ये और तीनों एक चीजों का सेवन आपको कैसे करना है? अश्वगंधा, गिलोय और जो च्यवनप्राश है, इसका सेवन आपको कैसे करना है, कितना करना है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन बहुत दिलचस्प चर्चा है क्योंकि कोरोना से हमें जंग लड़ना है और अब हमारी लड़ाई ज्यादा मजबूत होनी चाहिए क्योंकि अब इकोनॉमी ओपन अप हो गई है। हमारी खास चर्चा जारी है और डॉक्टर अंशुमान कुमार, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जो बंद जगहों पे जो है इसके संक्रमण का खतरा ज्यादा होता है। और अब चूंकि त्योहारों का सीजन है तो लोग घर जा रहे हैं ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, तो वहां पर तो ये दिक्कत आएगी। तो उसके लिए कुछ नई बात आप बताना चाहेंगे कि ट्रेन में संक्रमण से बच के रहा जाए, फ्लाइट में बच के रहा जाए, इसके लिए कुछ नया बताना चाहेंगे आप? जी, उससे पहले जस्ट एक लाइन में जोड़ देना चाहता हूँ। वैद्य जी जुड़े हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता हैं। हमारा हिंदुस्तान थोड़ा भावनात्मक लोगों का देश है। जब भी आयुर्वेद की बात बताई जाती है तो लोग समझ लेते हैं कि अंधाधुन इसका उपयोग करो या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो ज्ञान बट रहे हैं उसका उपयोग करो। उनसे मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ, फिर मैं इस सवाल पे आता हूँ कि पास के आयुर्वेदाचार्य से संपर्क में जरूर रहें, क्योंकि क्वाथ के चक्कर में कई लोगों की लिवर टॉक्सिसिटी हुई थी दालचीनी के अत्यधिक इस्तेमाल से। इसलिए आयुर्वेदाचार्य के संपर्क में रहें और तभी सुपरविजन में दवा लें। ऐसा नहीं है आयुर्वेद की दवा बिल्कुल अंधाधुन आप उपयोग करेंगे बचे रहेंगे। अब ये सवाल पे आ जाएं, टाइम कम है। जहां तक जी जहां तक बात है बंद कमरे, सबसे जो डिस्टेंस मेंटेन करना है आप केबिन में, फ्लाइट के केबिन में, रेलवे केबिन में नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो मास्क लगाना और हाथ से अपने चेहरे को नहीं टच करना, ये याद रखना है कि बिल्कुल जब तक सफ़र कर रहे हैं बिना हैंड वॉश किए आप चेहरे को टच ना करें। खाना भी खा रहे हैं पहले हैंड वॉश करें, फिर चेहरे को खाना खाएं, हैंड वॉश करें, फिर मास्क लगाएं। ये करना बहुत ज़रूरी है क्लोज कंपार्टमेंट के लिए। ठीक है, ओके, ठीक है। ये कुछ सावधानी आपको बरतनी है क्योंकि आप अभी ट्रेवल करेंगे, घर जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो आपको सावधानी बरतनी है। लेकिन शैलजा चंद्रा जी, मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप हेल्थ सेक्रेटरी रही हैं, जो पॉलिसी बनती है हेल्थ को लेकर उसका हिस्सा भी रही हैं, तो 2 महत्वपूर्ण सुझाव अभी आप क्या देना चाहेंगे जो सरकार को इंप्लीमेंट करना चाहिए इस कैंपेन को सक्सेस बनाने के लिए, जो अभी जन आंदोलन की शुरुआत हुई है पीएम की तरफ से, इसको सक्सेस बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण सुझाव आपकी तरफ से, संक्षेप में मैम, टाइम कम है थोड़ा। मेरे 2 सुझाव ये है, नंबर 1, जैसे ठंड पड़ेगी जरूर इसमें वो क्लोज डोर्स, क्लोज्ड विंडोज, हीटर लगना, और लोग अपने ऑटोमेटिकली थोड़े साथ साथ बैठने लग जाते हैं। इसके लिए एक SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रैक्टिस घरों के लिए, ऑफिसेस के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि यह संभव नहीं कि कोई हीटर नहीं इस्तेमाल करेगा और सारे खिड़कियां को बंद नहीं करेगा। जरूर जब ठंड पड़ेगी ये होने वाला है, तो इसके लिए एंटिसिपेट करके अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में कैसे डील करना है बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ। रात को आप ऑब्वियसली एक कमरे में हीटर लगा है तो 6 लोग उस कमरे में ही आ जाएंगे,
ये पॉसिबल नहीं है कि एक एक कमरे में एक अलग से बैठ के वो हीटर लगाएंगे। दूसरी जो बात है जो मुझे अच्छी लगी कि देखिए मैंने तो एक योग इंस्ट्रक्टर है मेरे पास आता है, और जिस दिन ये लॉकडाउन तो खुला नहीं पर वो डीटीसी बसेस का प्रबंध हुआ, वो मास्क पहन के रोज मेरे घर आ जाता है, काफी दूर से आता है, ट्रांस जमुना से साउथ दिल्ली आता है रोजाना। और बसेस ने कैसे कर दिया, पर उन्होंने ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग को इतनी अच्छी तरह इसको इम्प्लीमेंट किया है। अगर बसों में ये हो सकता है, हमें मालूम है कितना बसेस में प्रेशर रहता है, तो क्यों हम ये एक एसओपी बना सकते हैं। बाकी भी और जस्ट एक और सुझाव है कि इस वक्त ये डेंगू का समय शुरू हो गया है, और डेंगू और कोविड में मैं 2 लोगों को जानती हूँ जो हॉस्पिटल गए थे। पहले उनको कहा मलेरिया है, किसी को कहा डेंगू है, इलाज शुरू हो गया, फिर उसके बाद 2 बार नेगेटिव होने के बाद पॉजिटिव टेस्ट निकला कोविड का। तो ये तो कोई डॉक्टर की गलती नहीं, कोई लैब की गलती नहीं, ये तो होता ही है जब ऐसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ डिजीजेस एकदम से किसी आदमी को अफेक्ट करते हैं। हो सकता है दोनों चीज उसके हो, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि इसके ऊपर ध्यान देने पड़ेगा कि टाइम कम है, माफी चाहूंगा आपसे, आपने महत्वपूर्ण सुझाव दे दिए हैं, उन सुझावों को हमें अमल में लाना चाहिए, तब हम कामयाब कर पाएंगे अपने कैंपेन को। बिल्कुल संक्षेप में डॉक्टर परमेश्वर, बहुत कम टाइम है सर, 30 सेकंड, जो बात अभी आपने अश्वगंधा च्यवनप्राश के लिए बताया, बच्चों के लिए खुराक क्या होना चाहिए, क्या बच्चों को ये देना चाहिए, अगर हाँ तो क्या खुराक हो, 30 सेकंड में सर प्लीज। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पहले बड़ा बेसिक सी चीज बताना चाहूंगा 10 सेकंड में, कि आज के टाइम पे यदि हमें कोरोना से बचना है तो हमें बहुत सिंपल उपाय, जैसे रात में एक फैमिली का एक काम होना चाहिए, पूरी फैमिली साथ बैठ करके रात में 2 मिनट के लिए आप जो है गरारे जरूर करें, आप स्टीम जरूर लें, दिन में 1 से 2 बार काली मिर्च, लौंग या अजवाइन जरूर चूसें। ये 3 ऐसे काम हैं जो अगर अनफॉर्चुनेटली आपके मुंह में, आपके नाक में वायरस आ भी गया तो ये 3 काम बहुत ही सरल, जो बच्चे भी कर सकते हैं, उनको आप कराइए। बाकी च्यवनप्राश की बात की, छोटे बच्चे जो है जो 3 साल से ऊपर हैं, आधा चम्मच की मात्रा में गिलोय का काढ़ा उनके चाय में मिला करके, दूध में मिला करके थोड़ी मात्रा में दे दें। अश्वगंधा की चुटकी भर उनको शहद में मिला करके आप चटवा दें, तो बच्चों के लिए भी जो है ये बहुत ही अच्छा रहेगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, दिक्कत नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा आपका, शैलजा चंद्रा जी आपका, और डॉक्टर अंशुमान कुमार आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि ये जो नए कैंपेन की शुरुआत हुई है पीएम की तरफ से, उसको हम कैसे कामयाब बना सकते हैं कोरोना से लड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।